हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी की क्लास में हम डिक्टेटरशिप पर चर्चा कर रहे हैं, जो एक शासन व्यवस्था का एक प्रकार है जिसे हम लोकतंत्र के बिल्कुल विपरीत अवस्था मानते हैं। भारतीय विद्वान डॉक्टर बेनी प्रसाद ने अधिनायक तंत्र के 4 लक्षण बताए हैं, जो हमको कम शब्दों में या बहुत सीमित शब्दों के अंदर अधिनायकवादी व्यवस्था को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। उनका ये मानना है कि यह व्यवस्था में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ये व्यवस्था सैनिकवाद का परिणाम दिखाई देती है। दूसरी बात, इसमें या इस व्यवस्था में नेता अपने आप को राष्ट्रीय एकता तथा भावनाओं का प्रतीक मानते हैं और इस नेता की, जो भी एक अधिनायकवादी नेता होता है, उसकी अपनी एक विशेष सामाजिक विचारधारा होती है, उसकी एक विशेष छवि होती है और यह नेता जो होता है, जो स्वयं प्रभु होता है, यह देश की आंतरिक दशाओं को सुधारने के स्थान पर युद्ध की ओर जनता का ध्यान केंद्रित करता है। और एक अन्य विशेषता जो वह अधिनायकवादी व्यवस्था की बताते हैं कि इस व्यवस्था में जो ये नेता होता है, यह आंतरिक विद्रोह की जो भी स्थिति है उसको दृढ़ता के साथ में दबाता है। तो कुल मिलाकर के हम ये देखते हैं कि अधिनायकवादी व्यवस्था में कुछ ऐसी बातें हैं जो इसको अन्य व्यवस्थाओं से पूर्णतः अलग करती है, लेकिन जब तक हम इसके गुण और दोष दोनों पक्षों को नहीं देखेंगे, तब तक हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकेंगे कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की तुलना में अधिनायकवादी शासन व्यवस्था को क्यों पसंद नहीं किया जाता है। सबसे पहले हम इसके गुणों यानी कि इसके मेरिट्स पर चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि अधिनायक तंत्र में कुछ ऐसे गुण हैं जो इसको अन्य व्यवस्थाओं की श्रेष्ठता के बावजूद इस व्यवस्था को अपनाने के लिए हमको प्रेरित करते हैं। अगर हम अधिनायक तंत्र के उत्कर्ष के कारणों की खोज करेंगे तो हम मोटे रूप में ये देख पाएंगे कि जिस देश में निराशा होती है, अव्यवस्था है, असंतोष है, या जहाँ पे नागरिकों के कार्य शासन व्यवस्था पूर्ण नहीं कर पा रही है, जहाँ पे लाल फीताशाही है, जहाँ पे अफसरशाही है, जहाँ पे शासन व्यवस्था भ्रष्ट हो गई है, वहीं पर हम देखते हैं अधिनायकवादी व्यवस्था का जनरली उदय हुआ है। या फिर जिन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था से लोग अपने निष्कर्षों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या उनकी जो वो जिस व्यवस्था से जो चाह रहे हैं वो उनका पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो वो अधिनायकवादी व्यवस्था के पक्षधर हो जाते हैं। इस शासन व्यवस्था के कुछ प्रमुख गुण बताए जाते हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि अधिनायकवादी शासन व्यवस्था में जो शासन कार्य होता है बहुत कुशलता से होता है, बहुत अधिक दक्षता से होता है, क्योंकि समस्त शासन शक्ति एक व्यक्ति में निहित होती है। एक व्यक्ति में निहित होने के कारण समस्त निर्णय जो होते हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग होती है, वो समस्त निर्णय बहुत शीघ्रता से लिए जाते हैं। और निर्णय या कानूनों का निर्माण शीघ्रता से ही नहीं होता है, अपितु कानूनों या निर्णयों का जो क्रियान्वयन है, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो भी बहुत तीव्र गति से होता है, बहुत अधिक दक्षता से होता है। तो यह इस शासन व्यवस्था का एक प्रमुख गुण माना जाता है। दूसरी बात ये कही जाती है कि अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में देश का तेजी से डेवलपमेंट होता है। क्यों? क्योंकि देश में एक ही नेता है, उसके एक ही प्रोग्राम है उसके पास में, तो वह समस्त आर्थिक साधनों का समुचित विकास और उपयोग एक ही दिशा में, क्योंकि उसको किसी की सलाह की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, वो एक ही दिशा में फोकस तरीके से जब डेवलपमेंट के कार्य को करता है, सारी शक्तियाँ उसके अंदर उसमें समाहित है, तो उसको निर्णय लेने में आसानी होती है। तो इस कारण
हम देखते हैं कि अधिनायकवादी व्यवस्था में कठोर नियंत्रण के कारण, कठोर अनुशासन के कारण तीव्र गति से या द्रुत गति से विकास का जो पहिया होता है वह चलता है। एक और विशेषता जिसकी ओर हमारा ध्यान जाता है कि अधिनायक तंत्र को संकट काल के लिए या आपातकालीन परिस्थितियों के लिए बहुत उपयुक्त व्यवस्था माना जाता है। क्यों? क्योंकि संकट काल में देश में जो भी तरह की व्यवस्था या अस्थिरता उत्पन्न हो गई है, कोई युद्ध की स्थिति है, कोई आकस्मिक घटना हो गई है, या कोई गृह युद्ध की स्थिति है, या कोई एकदम से विकट परिस्थिति आ गई है, तो ऐसी स्थिति में जो त्वरित निर्णय लेने होते हैं, जब सभी निर्णय और आदेश को बहुत तत्परता से लेना होता है, तो मात्र अधिनायकवादी व्यवस्था ही हमको दिखाई देती है, जहाँ में जिस व्यवस्था में आदेशों में एकरूपता रहती है, जिस व्यवस्था में समय पर उचित कार्रवाई की जाती है और कठोर नियंत्रण के द्वारा अगर कोई वैश्विक आपदा भी आती है तो संकटकालीन या जो अधिनायकवादी व्यवस्थाएं हैं में ऐसे संकटों का सामना करने के लिए ये व्यवस्था बहुत उपयुक्त मानी जाती है। एक विशेषता जिस पे और चर्चा कर सकते हैं कि यह इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता की स्थापना होती है। जैसा कि हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में उग्र राष्ट्रवाद का पोषण किया जाता है। नागरिकों की जो राष्ट्रवादी भावनाएं होती हैं, उनके देश के प्रति जो उनकी सोच, भावना या दृष्टिकोण होता है, उसको उकसाया जाता है, उसको प्रेरित किया जाता है और उसको इस तरीके से मोटिवेट या तैयार किया जाता है या उसकी इस तरीके से उसका निरूपण किया जाता है कि वह अपने राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे राष्ट्रों को तुच्छ मानने लगता है। लेकिन इसका एक अच्छा प्रभाव भी होता है कि इस व्यवस्था में अन्य शासन प्रणालियों की अपेक्षा उस देश में राष्ट्रीय एकता का प्रादुर्भाव अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि जो देशवासी या नागरिक होते हैं वो व्यक्तित्व पूजा या वीर पूजा के आधार पर अपने अधिनायकवादी नेता को ही राष्ट्र का एक मूर्तिमान स्वरूप मान लेते हैं। यानी उनके लिए देश ही उस नेता का एक चलायमान, या हम कह सकते हैं कि देश जो कि एक अमूर्त व्यवस्था या अमूर्त स्वरूप हमको दिखाई देता है, उसका वास्तविक चलायमान स्वरूप उस नेता या उस व्यक्ति को मान लिया जाता है और उसकी वाणी, उसके भाषणों के द्वारा जो भी मटीरियल प्रस्तुत होता है या जिस भी प्रकार का वातावरण सोसाइटी के अंदर निर्मित होता है, उससे राष्ट्रीय एकता की स्थापना होती है, क्योंकि इससे लोगों में देश प्रेम, सहयोग और त्याग की भावनाएं जागृत होती है, वो एकता के सूत्र में बंध जाते हैं। तो ये एक इसका बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट अधिनायकवादी व्यवस्था का माना जाता है कि इसमें उग्र राष्ट्रवाद की भावनाओं को प्रज्वलित करके राष्ट्रीय एकता की स्थापना की जाती है। एक अन्य तत्व या एक अन्य गुण कि यह है कि अधिनायकवादी व्यवस्था विकासशील राष्ट्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जब हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के डेवलपमेंट प्रोसेस को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि तृतीय विश्व के जो विकासशील राष्ट्र हैं उनमें जो राजनीतिक और आर्थिक विकास की जो ट्रांजिशनल या संक्रमणकालीन जो भी परिस्थितियां रही हैं, उनमें कुछ राष्ट्रों ने प्रजातंत्र को अपनाया और कुछ राष्ट्रों ने तीव्र गति से विकास के लिए अधिनायकवादी व्यवस्थाओं को अपनाया, क्योंकि इस समय इन राष्ट्रों का ये मानना था कि पॉलिटिकल डिसिप्लिन के द्वारा ही या कठोर राजनीतिक अनुशासन के द्वारा ही हम अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रख पाएंगे। इसलिए उन्होंने विकासशील राष्ट्रों ने अधिनायकवादी व्यवस्थाओं को चुना। एक प्रमुख विचारक हंटिंगटन के शब्दों में हम ये देखते हैं कि उनका ये मानना है कि विकासशील राष्ट्रों में राजनीतिक सहभागिता, शिक्षा आदि में वृद्धि के स्थान पर उनको अभी अपने बेसिक स्ट्रक्चर या उनका जो एक संस्थागत स्वरूप है
है ना, उसके निर्माण के लिए अधिनायकवादी व्यवस्था या सैनिकवादी जो व्यवस्था है बहुत ज़्यादा उपयुक्त हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी राष्ट्र विकास के क्रम में है या जो राष्ट्र जो नए नए विकसित हुए हैं, कुछ विचारकों का मानना है उनके लिए अधिनायकवादी व्यवस्था एक उपयुक्त व्यवस्था हो सकती है। एक अन्य गुण जिसके लिए अधिनायकवादी व्यवस्था को माना जाता है कि इस शासन व्यवस्था में अनुशासन, सिस्टम और जो आज्ञा पालन का जो गुण है उसका तेजी से विकास होता है और इसके कारण सोसाइटी के अंदर नया आत्मविश्वास जागृत हुआ है, अनेक उद्योग धंधों का विकास हुआ है, नागरिकों के अंदर अपने देश, अपनी व्यवस्था के प्रति, सिस्टम के प्रति एक जागृति का भाव या एक उसके अंदर एक वर्शिप का गुण उसके अंदर विकसित हुआ है और इसके कारण बहुत सी व्यवस्थाएं समृद्ध हुई हैं, श्रमिकों के संकट दूर हुए हैं, कृषि व्यवस्था का विकास हुआ है और चारों ओर बहुमुखी विकास की धारा बही है। तो हम ये देखते हैं कि अधिनायकवादी व्यवस्था के जो गुणों पर चर्चा की गई है उसके द्वारा हमको ये दिखाई देता है कि अधिनायकवादी व्यवस्था लोकतंत्र की अपेक्षा अगर हम इसको एक दृष्टिकोण से देखें तो एक अच्छी व्यवस्था दिखाई पड़ती है। आगे की क्लास में हम अधिनायकवादी व्यवस्था के दोषों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।